हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इज योर स्टडी। बच्चों, आज इस क्लास में हम सभी लोग जो है क्लास 11th के द लिविंग वर्ड चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स में हो सकता है वो सभी चीज़ें यहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं बट कुछ चीज़ें दिक्कतें में थी, लेकिन अब वीडियो में चाहता हूँ कि वो कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और बहुत जल्द आप मेरी रेगुलरिटी भी देखेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग जो है इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। वीडियो कितना भी लंबा जाए कोई बात नहीं, पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो देखिएगा। आप, ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर होगी बात? चलो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर द लिविंग वर्ड से हमारा मतलब क्या है? वर्ड लिखा हुआ है द लिविंग, है ना। तो ये जो वर्ड है बेटा लिविंग, ये लिविंग वर्ड क्या है? ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछ लें व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिविंग की, तो जो लिविंग है, तो लिविंग के पास में अपने कुछ डेफिनेट कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे ये हमारा एक पेन है, ठीक है, और मैं हूं, तो इनमें ऐसी कौन से कैरेक्टर्स हैं जो नहीं है और ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो हमें हैं? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप तुरंत बता दोगे सर इट इज नॉन लिविंग। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें सर ये नॉन लिविंग क्यों है, और हम पूछें कि मैं लिविंग क्यों हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, तो आपको बता दें जो लिविंग होगा उसका जो शेप है, जो साइज है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के ऊपर हैं दे कैन ग्रो, वो ग्रो करते हैं। दे रिक्वायर न्यूट्रिशन, उनको कुछ भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये पेन है, क्या इसको भोजन की आवश्यकता है? नहीं। क्या इसमें कोई भी चेंज होगा? नहीं होगा। क्या ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या इनके पास में एबिलिटी टू सेंस है? क्या ये चीज़ों को सेंस कर पाते हैं? अगर इनको कोई टच करेगा तो क्या इनके अंदर कोई फील आता है या फीलिंग डेवलप होती है? तो ऐसा नहीं। क्लियर होगी बात? लेकिन यही चीज़ अगर मेरे साथ में होगी तो मेरे साथ में चेंजेस आपको देखेंगे। कभी मैं भी छोटा सा रहा हुआ होगा, छोटे से रहते रहते इतना बड़ा हो गया, ठीक है। फिर आप और देखोगे, और क्या देखोगे? जैसे अगर मैं बात करूं बेटा एबिलिटी टू सेंस की, ठीक है, अगर कोई मुझे टच करता है, किसी ने मुझे टच करा, मान लो मेरे हाथ पे यहाँ पर इस तरह से टच करा, तो जैसे ही मुझे कोई टच करेगा तो मुझे तुरंत फील आएगा समवन टच मी, क्योंकि यहाँ पर हमारे रिसेप्टर सेल्स हैं और उसके अंदर में तुरंत हमारे न्यूरॉन काम करना स्टार्ट करेंगे, नर्वस सिस्टम काम करेगा, तुरंत ब्रेन तक जाएगा, मुझे मैसेज मिलेगा कि कोई मुझे टच कर रहा है। बट इनके अंदर में कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर मैं काफ़ी लंबे समय तक खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी बॉडी क्या होने लगती है? धीरे 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 वीक होना स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी जो है धीरे धीरे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब वी रिक्वायर न्यूट्रिशन। बट जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ, इन सभी को जो है बेटा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर होगी बात? अब देखेंगे इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर जनरल बातें लिखी हुई है। लाइफ इज अ यूनिक complex organization of molecules that expresses itself through chemical reactions which lead to the growth, development, ठीक है, responsiveness, ठीक है, adaptation and reproduction। लाइफ क्या है? हम आपसे पूछे व्हाट इज लाइफ, तो आप क्या बताएंगे? लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स देखिए, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कई सारे मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर आ करके मिलकर के हमारी एक लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम लोगों ने एवोल्यूशन नहीं पढ़ा है, 10th में पहले एवोल्यूशन था, एवोल्यूशन वो हटा दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग एवोल्यूशन से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे जो लाइफ है वो हमारे जो है इनऑर्गेनिक मैटर से डेवलप हुई है, दैट इज नोन एज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वो मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को क्लास 12th में मिलर एंड म्यूरेर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। मॉलिक्यूल दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन, वो सभी आपस में केमिकल रिएक्ट करते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिख करके आया है ना, इसी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फिर विच लीड्स टू द ग्रोथ, जब केमिकल रिएक्शंस होगी तो उसके और क्या क्या होगा भाई? जब हमारी बॉडी में, भाई सीधी सी बात है, रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज लाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, क्या करेगा बेटा? ग्रोथ लाएगा।
डेवलपमेंट करेगा, हमारी बॉडी को डेवलप करेगा। रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्स दिलाएगा, वही एबिलिटी टू सेंस मैंने जो बताया, ठीक है। अगर मच्छर काट रहा है तो वहां पर तुरंत मेरा हाथ पहुंचता है उसको मारने के लिए या उसको हटाने के लिए, ठीक है। अगर कोई टच कर रहा है तो मैं तुरंत उसको देख करके अवेयर हो जाता हूँ कौन टच कर रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एडाप्टेशन, एडाप्टेशन का अर्थ होता है बेटा कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल को अडाप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे भारतवर्ष में क्या होता है बेटा, जाड़ा, गर्मी, सर्दी, है ना, सॉरी, सर्दियाँ हो गई, गर्मी हो गई, बरसात हो गई, ये कई सारे हमारे सीजन्स आते हैं। तो जब जाड़ा आने वाला होता है, जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं, तो हम लोग धीरे धीरे गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों पहनना स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होते हैं बेटा, ढलना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं। क्लियर होगी बात? दैट इज नॉट। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को मैंने आप लोगों को बताया, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, री लिख लेना प्लस प्रोडक्शन लिख लेना, ठीक है। जब आप री प्लस प्रोडक्शन लिखोगे तो इसमें क्या होगा बेटा, री मीन्स क्या होता है, री मीन्स अगेन, री मीन्स अगेन, एंड प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब अगेन फॉर्मेशन ऑफ एनी लिविंग बॉडी। क्लियर होगी बात? यही हमारी क्या है, लाइफ। आगे देखिए क्या लिखेगा, द ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रोथ, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मैंने बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस बताया ऊपर, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ आर डेजिग्नेटेड एज लिविंग बीइंग्स। ये जितने भी कैरेक्टर्स हमने आपको यहाँ पर लिख करके बताएं, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें व्हाट इज लिविंग, क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज लिविंग, ठीक है। लिविंग क्या है, ठीक है। तो आप आंसर में क्या बताएंगे, यही बताएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिनके पास में ये सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वही हमारा क्या है बेटा, लिविंग है। क्लियर होगी बात? आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये सारी बातें। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? सेम चीज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रेस्पिरेशन, रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स। अब आपको पता है कि अगर एक कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी जैसी कॉपीज बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसको एक और फीमेल की जरूरत पड़ेगी, तब वो अपनी जैसी कॉपी बना पाएगा, ठीक है। बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसको तुम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल ऐसे ही रख दोगे तो वो एज इट इज रहेगा, ना तो वो उसकी ग्रोथ होगी, ना ही वो अपनी कॉपीज को आगे बढ़ा पाएगा। क्लियर होगी बात? चलो अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो क्या लिखा हुआ है, यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। सबसे पहला मैंने तुम लोगों को बताया ग्रोथ। कौन सा होता है? ग्रोथ। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, कौन सा बेटा, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है, अब बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर, ग्रोथ में क्या क्या चीजें बताई हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास एंड नंबर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने मास को बढ़ाते हैं। मास का मतलब यहाँ से वेट से है, ठीक है, उनके शेप से है, उनके साइज से है। क्लियर होगी बात? दूसरी बात बताइए, एंड नंबर, वो अपनी ही जैसी कॉपीज को भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इट्स मास बाई सेल डिवीजन। अब यहाँ पर बात आ गई बेटा मल्टी सेलुलर। नाउ व्हाट इज मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर क्या होता है? तो मल्टी सेलुलर देखो यहाँ पे दो टर्म मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक टर्म हमारा है यूनिसेलुलर, ठीक है, दूसरा कौन सा है, मल्टी सेलुलर। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी मतलब सिंगल और सेलुलर का मतलब सेल। द ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली सिंगल सेल, ठीक है, लाइक अमीबा, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल सिंगल सेल पाए जाते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है, अनेक, मेनी, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर मतलब मेनी सेल्स, ठीक है, कई सारे सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हों उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और बहुत सारे सेल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ी थी, और उस सेल थ्योरी में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो हमारा न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से
मिल करके बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुराने सेल थे उन सेल्स ने सेल डिवीजन करा, मतलब सेल डिवाइड करे और नए सेल्स का फॉर्मेशन करा। इन प्लांट्स, अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें, ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। जो प्लांट है उनमें जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ, मतलब एनिमल्स में तो एक समय पर आकर के रुक भी जाती है, लेकिन प्लांट्स में लाइफ टाइम चलती है इन देयर मेरिस्टेमेटिक एरिया। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक एरिया क्या है, ये टाइप्स ऑफ टिश्यूज में आप लोगों को बताऊंगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यू होते हैं, बट इन एनिमल्स ग्रोथ अकर टू अ सर्टेन एज। जो ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर एज तक रहती है। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ऐसा बोला जाता है कि जो गर्ल्स की जो हाइट है वो नियर अबाउट 18 to 20 के आसपास जब एज होती है तो वहां पर आकर के उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, फिर उसके बाद में हाइट नहीं बढ़ेगी, शेप बढ़ सकता है। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा प्लांट्स की, तो प्लांट की ग्रोथ जो है बढ़ती रहती है, वो कंटिन्यूअस रहती है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे देखिएगा, अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाई सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रो करते हैं। ग्रो का मतलब वो जो है अपनी जैसी कॉपीज बनाते हैं। क्लियर होगी बात। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी। क्लियर होगी बात, वही चीजें लिखी। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माउंटेन्स, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे हमारे माउंटेन्स, ठीक है, बोल्डर्स, क्रिस्टल्स, है ना, ऑल्सो ग्रो बट ड्यू टू, ये भी ग्रो करते हैं बट ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स टू देयर आउटर सरफेस। ये भी ग्रो करते हैं लेकिन इनमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन हमारे में क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर होगी बात, अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं और क्या यहाँ पर बताया गया। चलो सेकेंड बात मैंने बताई गई है क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन की। सेकेंड बात हम लोग को बताई गई रिप्रोडक्शन की। कौन सी बताई गई, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैंने बताया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी क्या करते हैं बेटा, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं देखो, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ सिमिलर काइंड। अपने ही जैसी कॉपीज को बनाना। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि जीवन जीना है तो रिप्रोडक्शन करना है, जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पॉपुलेशन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्यों ज़रूरी होता है कि अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी जैसी कॉपीज जो है धीरे धीरे क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हम सभी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दैट वाई वी हैव टू रिप्रोड्यूस, इसी वजह से हमको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा अभी हम लोग को जो है बाहर से चीता मंगाए गए हमारे यहाँ, तो चीता क्यों मंगाए गए, क्योंकि उनकी जो यहाँ पर संख्या थी वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, अब उस स्पीशीज को अपने यहाँ रखने के लिए उनको वापस से मंगाया गया है और उनको रिजर्व में रखा गया कि जिससे उनकी कॉपीज को बढ़ाया जा सके। जैसे बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर की भी संख्या हमारे यहाँ डे बाई डे क्या होने लगी है, कम होने लगी है, तो उनके ऊपर भी स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो उनकी स्पीशीज कंटिन्यू बनी रहे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस मोर और लेस सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ। एक हमारा मेल होता है, दूसरा हमारा फीमेल होता है। और फिर मेल जो होता है मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल जो होती है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। दोनों में सिंगैमी होती है और सिंगैमी के बाद में जाइगोट बनता है और वही जाइगोट उनकी जैसी कॉपीज को बनाता है। क्लियर होगी बात। अब उसी जगह इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड इंडिविजुअल इज कॉपी ऑफ द पेरेंट। मतलब केवल सिंगल पेरेंट कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। एसेक्सुअल में सिर्फ इतनी सी बात है, मतलब अकेला बंदा जो है वो अपनी ही जैसी कॉपीज को बना सकता है। अब अकेला बंदा कैसे बना देगा, तो वो उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। जैसे मैं तुमको बता दूं, फिजन होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन होता है, तो ये सारे प्रोसेस हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर बाई फिजन। देखिए मैं बताया फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन होगा बेटा, फर्मेंटेशन लिखा हुआ है यहाँ, फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर।
ठीक, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, रीजनरेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जब प्लांट के किसी भी एक पार्ट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, प्लांट के कौन कौन से पार्ट, जैसे हमने बताया रूट है ना, फिर स्टेम, फिर लीव्स, इनसे अगर इन तीनों से कोई भी एक प्लांट हमारा नया बन रहा है तो वो हमारा जाएगा किसमें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर होगी बात। फिर आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब एक जैसा। ठीक है, मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे म्यूल्स, ठीक है, स्टेराइल वर्कर पीस। स्टेराइल वर्कर मतलब, स्टेराइल ऐसे वर्ड होता है, स्टेराइल का मतलब जो अपनी जैसी जनरेशन को आगे बढ़ा ना सके, होगा तो मेल लेकिन उसका रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ऐसे कपल जो अपनी जैसी कॉपीज का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, डू नॉट रिप्रोड्यूस, नहीं कर सकते। देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट इन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक, इसीलिए जो रिप्रोडक्शन होता है ये जरूरी नहीं कि ये एक लिविंग का कैरेक्टर हो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हाउएवर नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैज द पावर टू रिप्रोड्यूस एंड रेप्लिकेट। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हाउएवर नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ऐसे कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो अपनी जैसी को, क्या लिखा हुआ है, however no non-living object has the power to reproduce। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उनके पास में वो पावर नहीं पाई जाती कि वो अपनी जैसी कॉपी को बना सकें या रेप्लिकेट कर सकें। ठीक, चलो आगे देखो। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा थर्ड, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, the sum of total all types of chemical reaction occurring in an individual due to specific interreaction among a different types of molecule in the interior of cells is called metabolism। हमने बताया जितने भी प्रकार की रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। All activities of an organism including growth, movement, development, reproduction etc. are due to metabolism। किस वजह से होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। There are two types of metabolism, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा कैटाबॉलिज्म, एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म कहीं पर भी वर्ड लिख के आ जाए तो समझ लेना ब्रेकडाउन रिएक्शन यहाँ पर होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ब्रेकडाउन रिएक्शन, ब्रेकडाउन रिएक्शन। ठीक है, ब्रेकडाउन रिएक्शन किस में होगी बेटा, तो वो होगा कैटा में, याद कर लेना कैटा, कैटा का मतलब कट है ना। और अगर मैं बात करूं एडिशन रिएक्शन की, किसकी बात करूं, एडिशन रिएक्शन की, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा एडिशन रिएक्शन की तो वो हमारा क्या होता है बेटा, एनाबॉलिज्म। क्या होता है, एना, एना से आप लोग याद कर लो एडिशन। क्लियर होगी बात, याद करा दिया मैंने। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इंक्लूड ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शन, देखो लिखा हुआ है ना बिल्डिंग अप रिएक्शन, मार्क द वर्ड, टू इंक्रीज द मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन रिएक्शन, मार्क द वर्ड, ब्रेकडाउन रिएक्शन आर इन्वॉल्व सच एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई, हमारी बॉडी में क्या होता है, हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, C6H12O6 ये लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में जाएंगे, फिर वहाँ पर बताएंगे कौन कौन सी साइकिल चलती है। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा, अब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। अब हम लोग कहते हैं भाई फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड एनर्जी नहीं देता, फूड हमको क्या देता है, न्यूट्रिएंट देता है। न्यूट्रिएंट का अर्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, क्या ये एक्चुअल में हमको एनर्जी देता है, तो नहीं देता। जब तक ये कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने बताया बेटा कि जो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद में फॉर्मेशन करता है बेटा किसका, एटीपी का, एटीपी। ये एटीपी क्या होती है, इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी। यही हमारा क्या है बेटा, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी का मतलब क्या हो गया, जो हमको एनर्जी देती है। एटीपी इज नोन एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर होगी बात।
तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा क्या, कॉन्शियसनेस। क्या लिखा हुआ है, कॉन्शियसनेस। इट इज द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। ये क्या है बेटा, सराउंडिंग्स के आधार पर अवेयर होना। ठीक है, एंड रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू रेस्पॉन्ड करना। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई में भी, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकती है वो फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। जैसे आप खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो खाना खाते समय आपके पैर के ऊपर जो है एक मच्छर आ गया और उसने काट लिया आपको। जैसे उसने काटा, आपका हाथ गया तुरंत वहां पर उसको मारने के लिए। जैसे ही आपने उसको मारा, मतलब उसने काटा, तो आपकी बॉडी ने क्या करा, स्टिमुलाई लिया। जैसे स्टिमुलाई उसने लिया तो आपको क्या हुआ बेटा, दर्द हुआ, और हमारी बॉडी ने उसके तरफ तुरंत रेस्पॉन्ड करा। तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल चेंज। अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो जब हम लोग केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो जब बच्चे होते हैं 10-12 साल के, उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन नहीं बना है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, वहाँ पर हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, और वो जो हार्मोन होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं हम दोनों को। मेल फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल्स मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो अट्रैक्शन होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, इस एज को हम लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक एज बोलते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, एज अ बड़ा भाई, ठीक है ना, एज अ मेंटोर, है ना, कि आप इन सब चीज़ों में कभी मत पड़िएगा। नो वन इज़ परमानेंट, कोई भी परमानेंट नहीं है सिवाय आपके मम्मी और आपके पापा। ठीक है, मम्मी पापा हमेशा जो है हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। ठीक है, क्लियर। और इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल अलग हो जाना। ठीक है, क्योंकि ये सब एक ऐसी चीज़ है कि एक समय जब ऐसा आता है कि जिस व्यक्ति से आप बहुत अच्छे से लगाव से बात करते हैं, आप अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वही आपको हर जगह से ख़त्म कर देगा, बात भी नहीं होती। और वो फेज़ जो होती है ना, वो फेज़ डिप्रेशन में जाने जैसी फेज़ होती है। ठीक है, वहीं से आपको निकलना है। ठीक है, तो वो फेज़ कभी ना आ पाए, तो ये चीज़ें आप समझिए कि ये भी हमारा एक बायोलॉजिकल पार्ट है जिसको हमें समझना है, और उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। क्लियर होगी बात, तो चीज़ें समझना। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड, प्लांट भी रेस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम्स आती क्यों है, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ इसमें। ये सब प्रॉब्लम्स आती क्यों है, ये सब प्रॉब्लम्स आती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, कैसे आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि मम्मी पापा हम लोगों को बहुत बुरा बुरा कह देते हैं, बहुत गंदा गंदा बोल देते हैं, लेकिन क्या हम अपने मम्मी पापा से रिलेशन ख़त्म करते हैं, नहीं कर पाते। क्यों नहीं, बात नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, 2 दिन 10 दिन 5 दिन 15 दिन गुस्सा हो जाता है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर दूसरे से, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके थ्रू जो है प्रोटेक्टिव है ना, तो वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है हर जगह से, क्योंकि इन्वायरमेंट बड़ा ख़राब चल रहा है और वो आपको सही चीज़ बता रहा है। ठीक है, लेकिन आप उसको अलग वे में सोच रहे हो। ठीक है, आपके पास भी लोग हैं, 4 लोग हैं, मेरे पास भी 4 लोग हैं, आपको भी समझ रहे हो, मुझे भी समझाने वाले बहुत लोग हैं, उनको भी समझाना। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है ना, क्योंकि मम्मी पापा से रिलेशन नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन अपने एक अच्छे दोस्त से फ्रेंडशिप ख़त्म कर देते हैं। क्यों ख़त्म कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। एक बार उस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसे एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। चलो, समय ना बर्बाद करते हुए बहुत एक लंबी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, फिर से डिस्कस करेंगे इस पर, लाइफ के ऊपर भी। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइक लाइट। प्लांट भी जो होते हैं वो हमारे स्टिमुलाई शो करते हैं, जैसे फोटोट्रॉपिक होते हैं, जियोट्रॉपिक होते हैं। फोटोट्रॉपिक लाइट की तरफ मूव करते हैं, जियोट्रॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक रिस्पॉन्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई, अलग अलग काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई में रिस्पॉन्ड करते हैं। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप से अवेयर होता है। ठीक है, और इसी वजह से कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही हमारा क्या एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म।
क्लियर होगी बात? चलो आगे देखिए। चलो यहाँ पर देखिएगा लाइफ स्पैन। नाउ व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन होता है जीवन चक्र। जैसे मैं एक तुमको बताता हूँ, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मेरा जन्म हुआ है 16 सितंबर 2000 को, ठीक है। मान लीजिए मेरा जो डेथ है वो हुआ है बेटा 13 सितंबर को, ठीक है। कब हुआ है? 13 सितंबर को। ईयर कुछ भी हो सकता है, 25, 26, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा खासा चल रहा है, हार्ट अटैक आ गया, निपट गया, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा टाइम बीत रहा है, मतलब बहुत लंबा समय जा रहा है, ठीक है। अब 2000 से लेकर के 25-26 साल की उम्र हो गई, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है यही हमारा क्या है? लाइफ स्पैन है। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। लेकिन ये डेथ जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बेटा? नेचुरल डेथ होनी चाहिए। कैसी डेथ होनी चाहिए? नेचुरल। मतलब यहाँ पर सुसाइडल केस नहीं होने चाहिए। अगर सुसाइडल केस हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। क्लियर? तो जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है अब जो ह्यूमंस का है वो नियर अबाउट 60 ईयर्स का है, क्योंकि पहले ये बहुत अच्छा होता था, 80 होता था, 100 साल तक होता। अब ये 60 साल का। क्यों? क्योंकि चीज़ें बहुत हमारे यहाँ केमिकलाइज्ड हो गई हैं और नेचुरल चीज़ें हम लोग को मिल भी नहीं रही हैं। रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये सब प्रॉब्लम आएंगी। लाइफ स्पैन, अब लाइफ स्पैन में क्या होता है भाई? बर्थ हुई, बर्थ के बाद एडल्ट हुए, एडल्ट के बाद मैच्योरिटी आई, मैच्योरिटी के बाद में, ठीक है, हमारी डेथ हो गई। और ये जो मैच्योरिटी है ना बेटा, ये लाइफ टाइम आती रहती है। जब तक आप अपने प्यूबर्टी में आते हैं, प्यूबर्टी के बाद में जो मैच्योरिटी है वो पूरा लाइफ टाइम चलती है। क्लियर होगी बात? हर समय पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। अपने आप को चेंज करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है चेंज, ठीक है। वो चेंज होना ज़रूरी। कुछ चीज़ें हम लोग जो है सपोज करके चलते हैं कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा, बट समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो प्रकृति का नियम है, जब प्रकृति नहीं बदल सकती तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं? वो तो है ही, ठीक है। तो मैच्योरिटी जो है बहुत अलग चीज़ है, और ये सभी को सही समय पर नहीं आती। जब समय निकल जाता है तब लोगों को आती है कि नहीं ये चीज़ सही थी और हमने गलत कर दी, ठीक है ना। मैं ये बोलूँगा कि कभी कभी यार गुस्से पर कंट्रोल करो। जिसको अपने गुस्से पे कंट्रोल हो गया ना वो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। गुस्सा अगर कंट्रोल है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो एक अच्छे खासे व्यक्ति को पूरा बर्बाद करके रख सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल तोड़ करके रख सकता है ना। और गुस्से में कभी भी डिसीज़न नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो डिसीज़न हो सकता है कि गुस्से में तो उसने अभी बोल दिया, लेकिन उसके बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इसकी बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी, खुद से ही सारे काम कर लेते हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे हम लोग भी अपने आप को चेंज करते जाते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी क्या होता है? सपोज दैट ये हमारी एक अर्थ है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। अब इस अर्थ के ऊपर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी पाए जा रहे हैं, पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? मल्टी सेलुलर भी पाए जा रहे हैं, मल्टी सेलुलर भी पाए जा रहे हैं। फिर और क्या क्या पाए जा रहे हैं? मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी पाए जा रहे हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी पाए जा रहे हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब उसी अर्थ के ऊपर इतनी सारी चीजें पाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा, दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। देखिए लिखा हुआ है ना, कई सारे लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, जो कि एक दूसरे से मॉर्फोलॉजी के आधार पर डिफर होते हैं, साइज में, कलर में, एनाटॉमी में, ठीक है, हैबिटेट्स में और हैबिट्स में। ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, हर एक अलग अलग प्रकार के प्लांट जो होते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीशीज, एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डॉग हमारी एक क्या है? एक स्पीशीज है। उसमें क्या होता है?
तो डॉग के अपने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंटली देयर आर सम, है ना, देयर आर सम 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन टू साइंस। मतलब अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन तक ऑर्गेनिज्म जो है डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 1.25 हमारे एनिमल्स हैं एंड 0.5 मिलियन हमारे क्या हैं, प्लांट्स हैं। और अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी हमें डिस्कवरी करनी है। ठीक है, तो ये सब डिस्कवरी कब होगी, जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और साइंटिस्ट इसके ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं। अब हम लोग को पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पता लगाना। अब जैसे मान लीजिए हमने एक स्पीशीज के बारे में पढ़ रखा है कि इस स्पीशीज के क्या है बेटा, 4 पैर हैं, एक मुंह है, 2 कान है, एक नाक है, दैट इज नोन, एक पूंछ है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है। अब गाय का शेप बहुत बड़ा होता है, डॉग का शेप छोटा होता है, तो दोनों का शेप में चेंज है। ठीक है, लेकिन जब कैरेक्टर्स मैंने देखे तो डॉग की तरह कैरेक्टर्स देखने को मिले, तो 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉग्स को हमने एक ही स्पीशीज में प्लेस करा उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर किसी को नेम देना, ठीक है, और वो नेम किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेट कर देना, मतलब आपकी क्लास में सपोज क्या करिए कि 20 बच्चे हैं और मैंने आपसे बोला यू हैव टू क्लासिफाई द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। मैंने बोल दिया जिनके 90+ मार्क्स है उनको एक तरफ कर दीजिए, जिनके 70+ मार्क्स है उनको एक तरफ कर दीजिए, जिनके 60+ मार्क्स है उनको एक तरफ कर दीजिए। तो सबको में बच्चे अलग अलग हो गए ना, तो दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लियर होगी ना? क्लासिफिकेशन से चीजें आसान हो जाती हैं। सिस्टमैटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्या एक ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट डील्स विथ कैटलॉगिंग प्लांट, जिसमें हम लोग प्लांट को एक जगह पर इकट्ठित करते हैं, एनिमल्स को एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, दैट कैन बी नेम्ड, जिसको नाम दिया जाता है, एंड कंप्लीट स्टडी, जिसको आसानी से हम लोग पढ़ सकें। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस, सही नाम और उसकी जगह को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं, एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और उसको प्लेस करते हैं एक क्लासिफिकेशन, एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने बताया डॉग वाले में, ठीक है, मैंने देखा ये डॉग का जैसा है तो डॉग की क्लासिफिकेशन में, डॉग की स्पीसीज में लाकर के प्लेस कर दिया। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कीज, वही कीज का मतलब कैरेक्टर। दिस इज कैरीड आउट बाई डिटरमाइनिंग सिमिलैरिटी विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म, जिसको मैं पहले से जानता हूं उनकी सिमिलैरिटी देखेंगे, अगर सिमिलर है तो एक ही कैटेगरी में उठा करके रख देंगे। क्लियर होगी बात? नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, अगर प्लांट होगा तो उसको नाम देगा बेटा ICBN। कौन देगा? ICBN, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर एनिमल है तो उसको कौन देगा बेटा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ICZN। और ये नॉमेनक्लेचर जो होता है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है। मतलब मेरा नाम अभिषेक है तो जितने लोग हमको जानते हैं उनको तो मेरा नाम पता है, लेकिन जो लोग हमको नहीं जानते हैं उनको मेरा नाम नहीं पता होगा। बट जो होमो सेपियंस है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होगा बेटा? नेम सेम। क्लियर होगी बात? प्लांट्स में जैसे मैंगो, मैंगो के कई सारी ब्रांच हैं, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, ये सब मैंगो की कैटेगरी। लेकिन जो मैंगो का नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, दैट इज नोन एज मैग्नीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर होगी बात? चलो, ऑल ओवर द ग्लोब सिंगल नेम होता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे बेटा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में। क्या लिखा हुआ है? इट इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। जिन ऑर्गेनिज्म को जानते हैं उनको साइंटिफिक नेम देना। ईच नेम हैज 2 कंपार्टमेंट, हर एक नेम में 2 कंपार्टमेंट होते हैं। पहला जो होता है जेनेरिक नेम, दैट इज नोन एज जीनस, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज नोन एज स्पीशीज। द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रोवाइडेड बाय कार्लस लिनियस। नेम मार्क द वर्ड, ये जो नोमेनक्लेचर है ये किसने बताया? तो कार्लस लिनियस ने बताया था। मैंगो का क्या है? ठीक है, तो मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका है। अरे यार ये सब गलत लिखा है। ठीक है, मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका। ह्यूमन बींग्स का क्या है बेटा? होमो सेपियंस। ठीक है, अब कुछ नॉमेनक्लेचर के हमारे यूनिवर्सल रूल्स हैं, है ना। अब इन रूल्स को समझेंगे। कौन कौन सा है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। एंड रिटन इन इटैलिक्स, किस में लिखे जाते हैं? इटैलिक्स में लिखे जाते हैं।
दूसरा क्या है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। मैंने बताया पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड वर्ड है वो हमारे स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम, है ना, व्हेन हैंड रिटन, जब उनको हाथ से लिखा जाता है, आर सेपरेटली अंडरलाइंड, उनको अलग अलग अंडरलाइन करा जाता है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर प्रिंट करा जा रहा है तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट करा जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस को, और ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। बट जो हमारी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा किससे बेटा रिप्रेजेंट करेगा, तो वो स्मॉल लेटर से हमारा स्टार्ट होगा। क्लियर होगी बात। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नीफेरा इंडिका, तो जो मैग्नीफेरा इंडिका है वो हमारा क्या है, देखिए मैग्नीफेरा का एम कैपिटल है और इंडिका का आई क्या है, स्मॉल है, वही यहाँ पर ये बात बताई गई है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। फिर देखेंगे नेक्स्ट में क्या बताया गया। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड। क्या करते हैं हम लोग, ग्रुप करते हैं, ठीक है, मतलब ग्रुपिंग में लाते हैं उनको, ठीक है, इनटू कन्वीनियंट, अपने आसान, मतलब अपने चीजों को आसान बनाने के लिए कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वीनियंट, जिससे हम लोग आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा टैक्सोनॉमी। किसकी बात करेंगे, टैक्सोनॉमी की। जब हम लोग बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन on the basis of external and internal structure along with internal structure of the cell development process and ecological information known as टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, एक प्रकार का क्लासिफिकेशन ही है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स के आधार पर, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर, उनके डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा है उसके आधार पर, और जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं। दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। क्लियर होगी बात। चलो अब हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में देख लें, क्या क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज अ रैंक और लेवल, ठीक है, इन द हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। हायरार्कियल मतलब एक सीरियल वाइज है क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड सम, ठीक है, इंटरमीडिएट, मतलब 7 ऐसे हैं और उनके बीच में भी कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, क्या है, एक अरेंजमेंट है, ठीक है, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी कैटेगरी। वही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती है। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और सभी कैटेगरीज को जब लोग टुगेदर बोलेंगे, मतलब एक साथ बोलेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर होगी बात। देखेंगे कौन कौन सी है। देखो यहाँ पर कौन कौन सी है, अब इसके नीचे भी है, ठीक है, ये स्पीशीज, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और होगी, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, किंगडम। 5 किंगडम होते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी क्लासिफिकेशन में, ठीक है। डिवीजन और फाइलम, डिवीजन प्लांट में, फाइलम एनिमल्स में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हमारी क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। याद कर लीजिएगा। क्लियर होगी बात, ये पूछा जाता है। आप सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्पीशीज के बारे में, ठीक है। ये स्पीशीज पुराना वाला है तो समझना। स्पीशीज के बारे में देखेंगे। स्पीशीज आर द नेचुरल पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच रिजेंबल वन अनदर इन ऑल एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स सो दैट दे आर एबल टू, ठीक है, इनब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज क्या होते हैं, विच रिजेंबल वन अनदर, जो एक जैसे देखने में लगते हैं, ठीक है, एसेंशियल फॉर मॉर्फोलॉजी मतलब दिखने के आधार पर, रिप्रोडक्टिव के आधार पर, ठीक है, एक जैसे लगते हैं, तो उनको एक सिमिलर कैटेगरी में रखा गया, दैट इज नोन एज स्पीशीज। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री, ठीक है, तो इसको किसमें रखा गया, इंडिका में रखा गया। मैंगो ट्री इंडिका इज स्पीशीज। जो इंडिका है वो हमारी क्या है, स्पीशीज है, ठीक है। और मैग्नीफेरा हमारा क्या है, जीनस है, दैट इज नोन एज मैग्नीफेरा जीनस इंडिका स्पीशीज, ठीक है। तो जितने भी प्लांट हैं वो सब हमारे किसमें आ रहे हैं, इंडिका में आ रहे हैं, मतलब ट्रीज, ठीक है। जीनस की बात करें, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जब कई सारी स्पीशीज आपस में एक जैसे रिलेट करेंगी,
ठीक है, एक दूसरे से सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, मतलब कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जीनस बोलेंगे। ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस, ठीक है, परज्यूम्ड हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे जितने भी जीनस हैं उन सबके जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, वो सभी एक ही रहे होंगे। जैसे लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये सब देखो एक ही जैसे तो लगते हैं। आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एंड प्लेस इन सेम जीनस दैट इज नोन एज पैंथेरा। सब देखो एक जैसे लगते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, सबके कैरेक्टर एक जैसे लगते हैं, तो इनको एक सेम हमारी जीनस में रखा गया, दैट इज नोन एज पैंथेरा। क्लियर होगी बात? आ गया समझ में? नहीं आ गया? चलो आगे देखते हैं और क्या है। फैमिली क्या है, देख लो बेटा। फैमिली में, फैमिली इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच कंटेन्स वन और मोर रिलेटेड जनरा। जब एक से अधिक जीनस रिजेंबल होने लगे, मतलब जीनस सेम मिलने लगे, तो वो हमारी उसकी फैमिली सेम हो जाएगी। हैव सम कॉमन फीचर्स एंड कोरिलेटेड कैरेक्टर। फैमिली सोलेनेसी, कौन सी फैमिली? सोलेनेसी कंटेन्स नंबर्स ऑफ जनरा लाइक सोलेनम, ठीक है, विटनिया, दतूरा एक्सेट्रा, ये चीज, ठीक है। फैमिली क्या है? जिनमें जीनस से मिलने लगे, ठीक है। ऑर्डर क्या है? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिली। जब एक से अधिक फैमिलीज मिलने लगे तो वो हमारा ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा? फैमिलीज फेलिडी एंड कैनिडी, ठीक है, आर इंक्लूड इन सेम ऑर्डर कार्निवोरा। जो फेलिडी है और जो हमारी कौन सी कैनिडी, मतलब जो बिल्लियों वाली है और जो हमारी डॉग्स वाली है, उन सबको किस में रखा गया? ऑर्डर कार्निवोरा में, क्योंकि दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? कार्निवोर, कार्निवोर, ठीक है। कार्निवोर मतलब कैसे होते हैं? जो फ्लैश ईटिंग होते हैं। क्लास, अब जब हमारी फैमिलीज रिजेंबल हो जाएंगी तो वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे क्लास सेम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्लास इज मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। सॉरी, जब ऑर्डर सेम हो जाएंगे तो क्लास सेम हो जाएगी। द क्लास डाइकोटिलेडोनस इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन ऑल डाइकॉट्स, मतलब जितने भी, जो हमारी एक क्लास है हमारी जैसे डाइकोटिलेडोनस, तो जितने डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स हैं तो वो सभी किसमें आ जाएंगे? ऑल डाइकोट विच आर ग्रुप्ड इनटू सेवरल ऑर्डर्स लाइक, ठीक है, रोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ठीक है, पोलमोनियल्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेनल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनके क्लास सेम हो जाएगा, इतना याद रखना है। जिनमें ऑर्डर सेम हो जाएगा तो उनका क्लास सेम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिवीजन एंड फाइलम। द टर्म फाइलम इज यूज फॉर एनिमल, मैंने बताया फाइलम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। विच डिवीजन यूज फॉर प्लांट्स, और उस वाइल जो डिवीजन है वो प्लांट्स के लिए यूज करता है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर क्लास, ये जब कई सारी क्लास सेम रिजेंबल लगती है तो फाइलम्स हमारे बनते हैं। द फाइलम, ठीक है, कॉर्डेटा या कॉर्डेट लिखा है ऑफ एनिमल्स कंटेन्स ओनली द मैमल्स। जो कॉर्डेट हैं उनमें केवल क्या आते हैं? मैमल्स आते हैं, बट ऑल्सो, ठीक है, एव्स, उसमें चिड़िया भी आती हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये भी आते हैं, ठीक है, कॉर्डेटा में। किंगडम, किंगडम की बात है, इट इज द हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी है। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन द किंगडम प्लांटी, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो सब किंगडम प्लांटी में आते हैं। व्हाइल ऑल एनिमल्स आर बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। और भी बहुत सारे किंगडम, जैसे हमारा बात करें किंगडम हमारा हो जाएगा फंजाई, ठीक है, तो और दूसरा कौन? तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ये 5 किंगडम होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टैक्सोनॉमिक एड्स की, ठीक है, टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड्स। मतलब जो टेक्निक्स हैं किसी के बारे में पता लगाना, ठीक है, प्रोसीजर हमको पता होना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से स्टोर्ड है उनको हमको अच्छे से पता होना चाहिए अगर किसी को भी हमको कैटेगराइज करना है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के आधार पर। क्लियर होगी बात? और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स। क्लियर होगी बात? चीज समझ में आ गई? चल नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रिजर्व, यहाँ प्रिजर्व होना चाहिए, है ना, सॉरी ड्राइड एंड प्रेस्ड, सही लिखा हुआ है, प्रेस्ड प्लांट्स, ठीक है, स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट्स आर केप्ट सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू द वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब हर्बेरियम क्या होता है? हम लोग अलग अलग प्लांट्स के पौधों को लेते हैं, उनकी पत्तियों को लेते हैं, उनको सुखाते हैं, उन पर प्रेस मतलब बिल्कुल बराबर कर देते हैं और उनको एक शीट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं और उसके ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी द लेवल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, उनमें इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट डेट, मतलब किस तारीख को लिया गया है, एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से लिया गया है, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल
नेम्स, और उसमें ये सारी चीज़ें नेम लिखी जाती हैं, बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अभी क्लास 12 में आ पाओगे तो उस पर हर्बेरियम की फाइल में बनवाऊंगा, तो उसमें भी मैं चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन जो है बेटा वो हमारे यहाँ से थोड़ा अलग है। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन, ये स्पेशल गार्डन होते हैं हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। यहाँ पर प्लांट्स को रखा जाता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। प्लांट्स इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन, इस गार्डन में प्लांट्स को ग्रो करा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिससे हम लोग पता लगा सके, आइडेंटिफिकेशन पर्पस, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग एंड साइंटिफिक नेम एंड फैमिली, और हर एक प्लांट पर जो है हम लोग उनका साइंटिफिक नेम लिखते हैं, उनकी फैमिली का नेम लिखते हैं। द फेमस बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, इंक्लूड्स रॉयल बोटेनिकल गार्डन। क्या है बेटा, हमारा रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, जिसको क्यों लंदन में है, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन में कौन सा है बेटा, तो कोलकाता, एंड नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में भी प्रेजेंट है। म्यूजियम्स क्या होते हैं, इनको भी देख लो बेटा। म्यूजियम्स में क्या होता है, बायोलॉजिकल म्यूजियम इज अ सेट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेजेस में भी होते हैं, स्कूल्स बहुत अच्छे अच्छे में होते हैं, एंड रेफरेंस फॉर प्रोसेस, है ना। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्पेसिमेंस होते हैं, उनको छोटे छोटे कंटेनर्स में हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, जार्स में प्रिजर्व करते हैं, इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में, ठीक है। एज दे ड्राई स्पेसिमेन, वो सूखे होते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस, इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व करते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, उनको पहले कलेक्ट करते हैं, फिर मारते हैं, फिर उनको पिन कर दिया जाता है। और ये सब क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकें। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है बेटा हमारा जूलॉजिकल पार्क्स। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर विच इनेबल्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उनके फूड हैबिट्स के बारे में समझ सकें, उनके बिहेवियर के। मतलब ये जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, ये ऐसे पार्क होते हैं जहाँ पर हम लोग एनिमल्स को ला करके रखते हैं, उनके फूडिंग हैबिट्स के, उनके जो हैबिट है, उन सभी के बारे में हम लोग जान सकें, उनके बिहेवियर के बारे में जान सकें। नेचुरल हैबिटेट्स आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल, और कुछ समय बाद उनको जो है नेचुरल हैबिटेट भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। ये चीज़ें आप लोगों को आई होप समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से मैंने बहुत डिटेल में क्लियर करी है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से कलेक्ट कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें मैं बताई हूँ, है ना, मैं बताया हूँ तुम लोगों को, बहुत अच्छे से चीज़ें मैंने समझाया आप लोगों को। मैं फिर कहूँगा मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ज़रूर देखना। मेरी तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। आप लोगों को एनर्जी लेवल में भी दिख रहा होगा कि थोड़ा सा डलनेस है, ठीक है। हो सकता है कि वो समय के साथ में सही हो जाए, चीज़ें सही हों, ठीक है। आई होप चीज़ें सही होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम सही करना चाहेंगे तो सही हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें हमने अच्छी बताई हैं, लाइफ के कोर्स बताए हैं, लाइफ के मोटिवेशन बताए हैं, किस तरह से लाइफ को हमें डील करना है, ये भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। कुछ समय बाद बहुत अच्छी वीडियो और एक लंबी वीडियो जो है लाइफ के ऊपर भी लेकर के आऊँगा, ठीक। दैट्स ऑल, थैंक यू।